नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा लाइफ प्रोसेस। इसके अंतर्गत हम पादपों में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। हमने मनुष्यों में परिवहन के बारे में पढ़ लिया था। उसमें ब्लड और हृदय हमारा जो था, जो कि एक पंपिंग अंग था, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और जो मैंने कल की वीडियो पढ़ी थी, उसमें ये था कि हमारा जो रक्त दाब तक था क्लियर हो गया था। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ से रह गया था इसमें, वो हमारा था कि लिम्फ क्या है, जिसमें रक्त ब्लड सॉरी हृदय, रक्त एवं धमनी, शिरा, ये सब के बारे में कंप्लीट हो गया था। एक छोटा सा पॉइंट हमारा था कि लिम्फ वाहिकाएँ क्या हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो हमारी लिम्फ है, लिम्फ अर्थात लसिका, एक तरल लसिकीय द्रव है, जो कि एक तरल लसिका द्रव मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि ब्लड में ही होता है, जो कोशिकाओं तथा ऊतकों के द्वारा बाहर निकाला जाता है। यह कोशिका तथा ऊतकों के द्वारा बाहर निकाला जाता है। यह पुनः कोशिकाओं द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। मतलब कोशिका अगर इसे एक बार बाहर निकाल देती हैं तो दोबारा पुनः इसे अवशोषित नहीं करती हैं। आगे हमारा पॉइंट रहेगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र के समान शरीर में लसिका परिसंचरण तंत्र भी होता है। जो रक्त परिसंचरण तंत्र हमारा होता है, उसी के समान लसिका परिसंचरण तंत्र भी होता है, परंतु इसमें पंपिंग अंग का अभाव होता है। जैसे ब्लड को पंप करने के लिए हृदय होता था, लेकिन लसिका को पंप करने के लिए कोई अंग नहीं होता है। ये अपने आप ब्लड के थ्रू ही बहती रहती हैं। जो हमारी ये हैं लिम्फ हैं, लिम्फ में उपस्थित श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, लिम्फ के अंतर्गत WBC हमारी श्वेत वाइट ब्लड कार्पस जो हमारी होती हैं वो प्रेजेंट होती है, जो कि सुरक्षा प्रदान करती हैं। रुधिर कणिकाएं सुरक्षा प्रदान करती हैं। यह एक रंगहीन या हल्के पीले रंग का द्रव होता है। जो हमारा लिम्फ है, यह रंगहीन हल्का पीले रंग का द्रव होता है, जैसे कि प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा की तुलना में मतलब जो प्रोटीन प्लाज्मा में प्रोटीन अधिक पाई जाती है, लेकिन लिम्फ में प्रोटीन प्लाज्मा की तुलना में कम पाई जाती है। आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में। जब हम देखते हैं कि जो हमारी हैं लसिका तंत्र, लसिका तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, क्योंकि पूरा एक लसिका तंत्र होता है ना, परिसंचरण तंत्र होता है, और उसके अंतर्गत भाग भी होते हैं। जैसे पहला भाग हमारा लिम्फ, दूसरा है लिम्फ कोशिका, तीसरा लिम्फ वाहिकाएं, चौथा है लिम्फ गांठें एवं लिम्फ ग्रंथियां। तो पांचवा हमारा अस्थि मज्जा या तिल्ली। अस्थि मज्जा या तिल्ली में जिससे ब्लड RBC जो हमारा होता था वो डेड होते थे, उसे हम कब्रिस्तान कहते थे RBC का, वही अस्थि मज्जा है। फिर हम देख लेते हैं आगे कि लिम्फ के कार्य क्या हैं। लिम्फ के जो कार्य हैं, रक्त का आयतन निश्चित बनाए रखता है। जो रक्त का आयतन होता है उसे निश्चितता प्रदान करता है लिम्फ। वसा की वहन में सहायता, जो हमारा लिम्फ है वो वसा का जो अवशोषण करते हैं, वसा के वहन में सहायता प्रदान करता है। यह मतलब एक काम और है कि रक्त एवं ऊतकों के मध्य पदार्थों के विनिमय में सहायक होता है, या पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक होता है, जो हमारा लिम्फ होता है। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ से हमारा लिम्फ भी क्लियर हो जाता है। तो आगे हमारा एक और पॉइंट रहता है कि रक्त और लिम्फ में अंतर क्या है। आखिर दोनों होते एक ही तरह होते हैं, थोड़ा कलर चेंज होता है ये सब, और इनका जो परिवहन तंत्र तो ये सब चेंज होता है। तो इसमें अंतर क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। जब अंतर देखते हैं कि लसिका रक्त एवं लिम्फ में अंतर, तो हमारा जो पहला अंतर है कि रक्त जो हमारा होता है लाल रंग का होता है। रक्त लाल रंग का होता है, लेकिन वहीं पर जब हम देखते हैं यह जो लिम्फ होता है, यह सफ़ेद हल्के पीले रंग का होता है। रक्त में RBC उपस्थित होता है, जिसे कि हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, जो कि हमारी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो रक्त में उपस्थित होती हैं, लेकिन जो लिम्फ होता है लिम्फ में अनुपस्थित होती हैं, इसमें नहीं पाई जाती हैं। इनकी जो संख्या होती है रक्त में 5000 से लगभग 11000 तक मिलीलीटर तक होती है, जबकि लिम्फ की जो होती है केवल 500 मिलीलीटर ही होती है। रक्त का जो प्रवाह होता है वो काफ़ी तीव्र होता है, जबकि लिम्फ का प्रवाह बहुत ही धीमा होता है। रक्त अनेक पदार्थों का परिवहन करता है। रक्त के द्वारा जो अनेक पदार्थों का परिवहन होता है, जबकि लिम्फ में केवल इसमें सभी पदार्थों का परिवहन, लेकिन लिम्फ में ऊतक व रक्त के बीच ही पदार्थों का केवल परिवहन होता है, जबकि रक्त के द्वारा पूरी बॉडी में उसका परिवहन होता है। और एक पॉइंट हमारा यहाँ बन जाता है कि रक्त में लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं, मैंने अभी बताया। और हमारा एक पॉइंट है कि रक्त का बहाव दोनों दिशाओं में होता है,
जबकि जो लिम्फ का बहाव है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में होता है, वो दोनों दिशाओं में नहीं होता है। तो यहाँ से हमारा रक्त व लिम्फ में अंतर का भी टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हमारा मेन टॉपिक है कि पादपों में परिवहन क्या। आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है कि पादपों में परिवहन। तो हम अब देख लेते हैं कि पादपों में परिवहन कैसे होता है। कि मनुष्यों में परिवहन तो हमने पढ़ लिया पूरा, लेकिन अब हम देखते हैं कि पादपों में परिवहन कैसे होता है। पादपों में देखते हैं तो हरे पादपों में वृद्धि के लिए खनिज लवणों, जल, गैसों तथा कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। जिस तरह मनुष्यों में पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करना आवश्यक होता है वृद्धि विकास के लिए, उसी तरह पादपों में भी वृद्धि विकास के लिए खनिज लवण, जल, गैसों एवं कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पादपों में गैसों का परिवहन चपटी पत्तियों की सतह के द्वारा संपन्न होता है। पादपों में जो गैसों का परिवहन होता है वो चपटी पत्तियों की सतह के द्वारा संपन्न होता है। पादपों में परिवहन जो होता है विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। हम देखते हैं कि जो हरे पादप होते हैं इनमें वृद्धि विकास के लिए खनिज लवण, जल, गैस तथा कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती। उचित वृद्धि हेतु जो इसकी निश्चित वृद्धि होती है या इसके मतलब इसे बढ़ने के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उचित एक तरह से उचित वृद्धि हेतु इन सभी तत्वों का पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचना जो है वो वाहन के थ्रू होता है या वाहन इनके शरीर में आवश्यक होता है। पौधों में जंतुओं के समान कोई मतलब परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है या परिवहन तंत्र उपस्थित नहीं होता है। पौधों में इन सभी तत्वों को मृदा से जल के द्वारा अवशोषित करके ही प्राप्त किया जाता है तथा कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्लूकोज का जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। जो हमारा जल है, जल मूल रोमों के द्वारा जड़ से प्राप्त होता है, लेकिन जब यही हमारे खनिज पदार्थ आते हैं तो खनिज पदार्थ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो खनिज पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जल जो है वो जड़ों के द्वारा प्राप्त होता है। पादपों में गैसों का जो परिवहन होता है, जो पादप होते हैं, हमारे पौधे होते हैं, इनमें गैसों का परिवहन चपटी पत्तियों की सतह के द्वारा संपन्न होता है। पादपों में परिवहन विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। इंसान जो मनुष्यों में होता था वो उसमें तंत्र पाया जाता था परिवहन के लिए, लेकिन पादपों में जो परिवहन होता है वो विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। सामान्य रूप में हम कह सकते हैं कि हरे पादप पोषक तत्वों को जल में घुलनशील अथवा मृदा से अपने मूलों के रूप ऊपर स्थित मूल रोम, जो हमारे मूल होते हैं, पादपों को मूल एक तरह से जड़ को कहते हैं। जड़ पर जो जड़नुमा रोम होते हैं, पतले पतले से जो निकले हुए होते हैं जड़ में, उनको हम मूल रोम कहते हैं। मूल रोम के द्वारा जो मूल रोमों में जो स्थित सूक्ष्म अवकाशों में या सूक्ष्म छिद्रों में प्रवेश कर वहाँ से जल का अवशोषण करते हैं। और जब आगे हमारा है कि पोषक तत्वों का अवशोषण करने वाले अंगों को मूल रोम कहते हैं। और इसे प्राप्त करने के लिए इनमें संवहन बंडल या फिर संवहन ऊतक पाया जाता है, जिस परिवहन में जो कि सहायक होते हैं। आगे देखते हैं हमारे यहाँ से रहेगा कि छोटे अर्थात कम लंबाई के पादपों में जल तथा जल में घुलित पोषकों का परिवहन विसरण द्वारा संभव होता है। जो जल होता है या जल में घुले हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सभी जो हैं वो विसरण द्वारा संभव होते हैं। परंतु जो लंबे पौधे होते हैं, छोटे पौधों में तो विसरण द्वारा हो जाता है, लेकिन जो लंबे पौधे होते हैं उनमें विसरण की प्रक्रिया द्वारा जड़ से लेकर टिप तक मतलब ऊपर शिखर तक पहुंचने के लिए मतलब कठिन होता है, उससे नहीं पहुंचता। विसरण प्रक्रिया के द्वारा जड़ से जो जल होता है वो टिप तक नहीं पहुंचता या शिखर तक नहीं पहुंचता। वो जो लंबे पौधे हैं उनके अंतर्गत इसके लिए परिवहन के लिए जो है संवहन बंडल होते हैं, संवहन मंडल पाए जाते हैं। जो संवहन मंडल हैं तो वो हमारे हैं जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। दो ही संवहन मंडल पाए जाते हैं जिनके द्वारा मतलब जो जाइलम है तो जाइलम से जल का परिवहन होता है, फ्लोएम से खनिज पदार्थों का होता है। आगे हम एक एक करके इनके बारे में, इन दोनों के बारे में देख लेते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जब हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में देखते हैं तो जाइलम जो हमारा है जल तथा जल में उपस्थित खनिज पदार्थ लवणों का परिवहन जाइलम कोशिकाओं के द्वारा होता है। जो जाइलम है, मैंने बताया कि जाइलम से जल का परिवहन, फ्लोएम से खनिज पदार्थों का परिवहन होता है। जाइलम में जल तथा जल में उपस्थित जितने भी खनिज पदार्थ हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, घुले हुए जो पदार्थ होते हैं या कार्बनिक पदार्थ या फिर अकार्बनिक पदार्थ जो भी हैं वो जाइलम कोशिकाओं के द्वारा
पौधों को प्राप्त होते हैं। जो जाइलम होता है इनमें भी कई अवयव होते हैं, इनके कई भाग होते हैं जिनके द्वारा जाइलम में जल प्रवेश करता है। तो हमारे जो अवयव हैं, पहला वाहिनिका, दूसरा वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम रेशे, ये सभी अवयव मिलकर जल को अवशोषित करते हैं। आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में कि अब हम देखते हैं फ्लोएम के बारे में कि हमारा फ्लोएम क्या है। उसके पहले हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। जो हमने अभी बताया कि जो हमारे जड़ होते हैं, जड़ में मूल रोम, इसका जो ये देखा जाए तो ये एनाटॉमी स्ट्रक्चर है। सॉरी सर, 2 मिनट, 1 मिनट प्लीज़, टाइम दीजिए। हाँ, अब देखते हैं जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है, ये हमारा एनाटॉमी है या आंतरिक संरचना है, जिसका अनुप्रस्थ काट देखा जाए तो ये हमारी ये मूल रोम है। जो रेशे, जैसे इस तरह जड़ होती है, जड़ में ऐसे ऐसे रेशे निकले होते हैं जिसे हम मूल रोम कहते हैं, और ये हमारी मेन वाली जड़ होती है। तो इसके बारे में जब देखते हैं तो ये इनके द्वारा जो हमारी ये जड़ होती हैं, जड़ में हमारे जो मूल रेशे, पहले इनमें जल अवशोषित होता है, जल अवशोषित होने की वजह के साथ ये मेन वाली जल में जाता है और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है। तो जल दारू, जिससे हम जाइलम को हम जल दारू भी कहते हैं, वह मूल रोमों के थ्रू होते होते पूरी टिप तक पहुंच जाता है। आगे हम देखते हैं फ्लोएम के बारे में कि हमारा फ्लोएम क्या है। तो फ्लोएम जो होता है, मैंने बताया भी कि फ्लोएम जटिल संवहन ऊतक है। जटिल संवहन ऊतक है जो कि कार्बनिक पदार्थों का संवहन करता है। मैंने अभी बताया कि जल जो जाइलम जल का अवशोषण करता है, फ्लोएम खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है। जो कि फ्लोएम है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज के रूप में खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है। फ्लोएम के भी 4 अवयव हैं। जो पहला अवयव है हमारा चालनी नलिकाएं, दूसरा है सहन लिकाएं, और तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा है फ्लोएम रेशे। इन सभी के द्वारा फ्लोएम क्रिया करके खनिज पदार्थों को अवशोषित करता है। आगे हम देखते हैं इसके फिगर के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं कि जो हमारा जल है, देखिए जल जो हमारा है वो जल के थ्रू चढ़ता है। जल हमारा जड़ के थ्रू चढ़ता है, जबकि जो खनिज पदार्थ हैं वो प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के द्वारा होता है, और इसकी वजह से ये नीचे की तरफ आते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन पौधों के अंतर्गत होता रहता है। तो आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में कि जो हमारा जल एवं खनिजों का अवशोषण तथा उनका परिवहन कैसे होता है, सबका सम्मिलित रूप से इनका परिवहन कैसे होता है, तो हम देखते हैं। जब हम इसके बारे में देखते हैं तो देखते हैं कि सक्रिय अवशोषण, 2 मिनट सेट कर लेने दीजिए। सक्रिय अवशोषण तथा निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा संभव होता है। जो हमारा मूल रोमों तथा मूलों के द्वारा जल या खनिज पदार्थों, खनिज लवणों का अवशोषण है, वो 2 विधियाँ होती हैं। पहली हमारी सक्रिय अवशोषण विधि, दूसरी निष्क्रिय अवशोषण। तो जल एवं खनिजों का अवशोषण जो है सक्रिय अवशोषण या निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा संभव होता है। यहाँ पर देखते हैं कि एक रीवर नामक वैज्ञानिक थे। रीवर नामक वैज्ञानिक, यहाँ से एक पॉइंट रहेगा कि हमारा जो था, 1 मिनट पेज पलट गया। रीवर नामक वैज्ञानिक, यहाँ देख लीजिए, रीवर नामक वैज्ञानिक के अनुसार धीमी गति से वाष्प उत्सर्जन दर्शाने वाले पादपों में सक्रिय अवशोषण होता है। इसी के जस्ट अपोजिट हमारा निष्क्रिय अवशोषण होता है। जो पादप तीव्र गति से वाष्प उत्सर्जन को दर्शाते हैं उनमें निष्क्रिय अवशोषण होता है, और जिनमें धीमी गति से वाष्पोत्सर्जन होता है वो सक्रिय अवशोषण होता है, जिनमें तेज गति से होता है वो निष्क्रिय अवशोषण है। इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो क्योंकि सक्रिय अवशोषण में जल के अवशोषण के लिए आवश्यक बल मूल की जीवित कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होता है। अब इसमें जीवित कोशिकाएं तो होंगी ही, जीवित कोशिकाओं के द्वारा ही होगा, क्योंकि मृत कोशिकाओं का तो कोई काम ही नहीं होता है। अतः सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा का व्यय होता है। धीमी गति से होता है लेकिन काफ़ी टाइम तक चलता है, इस वजह से उसमें ऊर्जा का व्यय अधिक होता है। जबकि निष्क्रिय है, तीव्र गति से होता है, तेज़ी से होता है, और तेज़ी से होने के बाद वह प्रोसेस बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, इसमें कम ऊर्जा का व्यय होता है। आगे हम इसकी संरचना में देख लेते हैं कि जड़ द्वारा जल का अवशोषण, जल के द्वारा जड़ का अवशोषण कैसे होता है। तो जब जल का अवशोषण, जो इसके मूल रोम निकले हुए हैं हमारे, 1 मिनट,
जो हमारे यहाँ से मूल रोम निकले हुए हैं, इनके द्वारा अवशोषण होता है। और ये जो मूल रोम निकलने की वजह से इनका आयतन बढ़ जाता है, या इनका जो व्यास है वो बढ़ जाता है। और बढ़ने की वजह से पौधों को जो होता है जल की मात्रा की आपूर्ति नहीं होती है, आपूर्ति होती रहती है जल की। तो जो ये हमारा बीच में आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये हमारी जाइलम है, जिसके द्वारा जल का अवशोषण होता है। इसके भाग को हम कार्टेक्स कहते हैं, जो एकदम लास्ट में होता है उसे कोशिका विभाजन क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर कोशिका विभाजित होती रहती है और नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। फिर हम इधर देख लेते हैं जड़ के अंदर जल के अणुओं की गति। जो जल के अणुओं की गति है वो कहीं ना कहीं ऐसे 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 चलती जाती है और ऊपर तक पहुँचती जाती है। तो आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारा यहाँ से जो होता है पादपों में परिवहन खत्म होता है। फिर यहाँ से होता है कि रसारोहण क्या है। रसारोहण की जब बारे में देखते हैं तो रसारोहण हमारा होता है कि पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित जल जाइलम अवयवों में प्रवेश के बाद रस कहलाता है। जो हमारा जल होता है वो जब तक बाहर रहता है तब तक तो जल कहलाता है, लेकिन जब वह जाइलम के जो अवयव थे, वाहनिका, वाहिका या फिर जाइलम पैरेन्काइमा या फिर जाइलम रेसे, इन सब के थ्रू जब यह अंदर हो जाता है, मतलब जमीन या पृथ्वी से अंदर जब चला जाता है, मिट्टी से पौधों के अंदर चला जाता है, तब उसे उसी जल को हम रस कहते हैं। जो यहाँ से हमारी डिफिनेशन भी है कि पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित जल जाइलम अवयवों में प्रवेश के बाद रस कहलाता है। और फिर देखते हैं पौधों में जल नीचे से ऊपर की ओर पहुंचता है, अधिकांश मात्रा में वाष्पोत्सर्जन में नष्ट हो जाता है। जब पौधों में जल नीचे से ऊपर की तरफ या जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुंचता है, तो इस प्रक्रिया में देखते हैं शिखर से बिंदु तक पहुंचने वाले जो जल की अधिकांश मात्रा का जो वाष्पोत्सर्जन के रूप में क्षय हो जाता है, या वाष्पोत्सर्जन के रूप में जो जल है वो अधिकांश मात्रा में नष्ट हो जाता है। जो यह रस जो जल या रस का जो पौधे में शिखर बिंदु तक स्थानांतरण रसारोहण कहलाता है, या फिर अतः नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया को रसारोहण कहते हैं। ये मैंने सरल भाषा का यूज़ किया, क्योंकि बुक की भाषा है कि बुक की भाषा में आपको पढ़कर सुना देती हूँ कि पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित जल जाइलम अवयवों में प्रवेश के बाद रस कहलाते हैं। यह रस वृक्षों के उच्चतम बिंदु या शिखर बिंदु तक पहुँचता है। शिखर बिंदु तक पहुँचने वाले जल की अधिकांश मात्रा वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा क्षय हो जाती है, अतः जल या रस का पौधों में शिखर बिंदु तक स्थानांतरण रसारोहण कहलाता है। जबकि मैंने यहाँ पर इसी भाषा में लिखा है कि पौधों में जल नीचे से ऊपर की ओर पहुँचता है, अधिकांश मात्रा में वाष्पो उत्सर्जन में नष्ट हो जाता है। क्योंकि वाष्पो उत्सर्जन जो होता है वो पौधों में पत्तियों के द्वारा होता है, तो पत्तियों के थ्रू वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल काफ़ी ज़्यादा नष्ट हो जाता है। अतः जो हमारा नीचे से ऊपर जाने की जो प्रक्रिया है जल का, वो नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया, उसे हम रसारोहण कहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम आगे देख लेते हैं कि रसारोहण का प्रक्रम क्या है या इसकी प्रक्रिया क्या है। हम जानते हैं कि समान अणुओं के बीच में, जो समान अणु होते हैं उनके बीच में ससंजक बल लगता है, तथा असमान अणुओं के बीच में असंजन बल लगता है। छोटे पौधों में जल मूलदाब के कारण पहुंचता है। जो हमारे छोटे पौधे होते हैं उनमें जल मूलदाब के थ्रू पहुंचता है। जैसे हमने पहले देखा कि हम जानते हैं कि जो समान अणुओं में जल है वो ससंजक बल के द्वारा, तथा असमान अणुओं में असंजक बल के द्वारा या बल लगता है। असमान अणुओं के बीच में आसंजन बल लगता है। जल की एक समान अणुओं के मध्य ससंजन बल पाया जाता है, जो इन्हें एक साथ बनाए रखता है, और यह जल जाइलम की भित्ति के अणुओं के साथ आसंजन बल से जुड़ा होता है। जो इसकी भित्ति होती है उसके साथ असंजक बल के द्वारा जुड़ा होता है। छोटे पौधों में अवशोषित, जो हमारा होता है छोटे पादपों में अवशोषित होता रहता है, तथा क्षैतिज रूप में गति कर जाइलम तक पहुंचता है। जो हमारा जल होता है वो छोटे पौधों में अवशोषित होने के क्षैतिज रूप में, जैसे पड़ी हुई अवस्था में क्षैतिज रूप में टिप तक पहुंचता है। इस गति के द्वारा उत्पन्न होने वाला बल जो है वो हमारा ऊंचाई तक पहुंच जाता है ससंजक बल के द्वारा। फिर जिसे हम मूल दाब कहते हैं। मूल दाब में ये होता है कि जैसे छोटे पादप हमारे होते हैं, छोटे पादपों में जो नीचे से ऊपर तक या जो हमारा परिवहन तंत्र होता है, जिसके थ्रू मतलब जड़ से जल जो हमारा होता है वो पौधे की पत्तियों तक पहुंचता है। जो वो पहुंचने की प्रक्रिया है मूल दाब के कारण पहुंचता है। जो छोटे पादपों में पहुंचता है मूल दाब के कारण पहुंचता है।
जब परंतु जो बड़े पादप होते हैं या बड़े वृक्षों में मूलदाब के द्वारा जल का पहुंचना संभव नहीं होता है। जो हमारा जल होता है बड़े पादपों में मूलदाब के द्वारा जल ऊपर तक नहीं पहुंचता है। हरे पादपों की पत्तियों की सतह से जलवाष्प के रूप में जल निरंतर नष्ट होता रहता है। यह प्रक्रिया वाष्पो उत्सर्जन कहलाती है। जो जल हमारा है वो पत्तियों के द्वारा जो नष्ट होता रहता है या निकल कर बेकार होता रहता है उसे हम वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा पादपों में परिवहन जो है वो चैप्टर या फिर टॉपिक हमारा क्लियर होता है। अब आगे हमारा यहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा कि वाष्पो उत्सर्जन कैसे होता है और क्यों होता है, ये पादपों में हम अगली वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या हमारे मतलब जो कंटेंट हमारा है वो आपको पसंद आता है तो आप इसके बारे में हमें कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप रिस्पांस देंगे तो उस अकॉर्डिंग हम आपके लिए कंटेंट तैयार करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है हमारी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।